नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम इसरो से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो के केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं जहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, इसरो के प्रक्षेपण यान के बारे में और इसरो के जो अध्यक्ष रह चुके हैं सभी अध्यक्षों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में देखेंगे और जो इसरो के महत्वपूर्ण मिशन हैं जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से कई प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे इनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आज की। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसरो से पहले 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। तो इसरो से पहले 1962 में किसका गठन किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन। और इसका गठन प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था और बाद में इसी अनुसंधान समिति का पुनर्गठन कर दिया गया, इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा गया। तो पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 में, बाद में इसका पुनर्गठन कर दिया गया। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि इसरो की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे 15 अगस्त 1969 को, क्योंकि पहले इसरो नहीं था, पहले जो था वो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, उसी का नाम बदलकर, भले ही उसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया हो, पर आपसे अगर स्थापना पूछी जाए तो वो है 15 अगस्त 1969। तो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। और बाद में इसी समिति का पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना की गई 1969 में। तो जो इसरो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। स्थापना हमने पढ़ी 15 अगस्त 1969 को की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम आपको याद होना चाहिए, तो अभी नए बने हैं, एस सोमनाथ, याद रखिएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। उसके बाद आगे देखते हैं। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो इससे बहुत बार प्रश्न बना है, तो 3 उपग्रह आपको याद रखने हैं। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत के द्वारा अपना पहला उपग्रह भेजा गया, इसका नाम क्या है? आर्यभट्ट, याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत की पहली सैटेलाइट है आर्यभट्ट। ये 1975 में भेजी गई, पर किसकी सहायता से भेजी गई? तो सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट, जो सैटेलाइट है ना, वो सोवियत संघ के रॉकेट के द्वारा भेजा गया। पर जो दूसरी सैटेलाइट है रोहिणी उपग्रह, ये भारत निर्मित प्रक्षेपण यान से भेजी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1980 में भेजी गई। तो जो रोहिणी उपग्रह है ये भारत निर्मित प्रक्षेपण यान से भेजा गया। और जो आर्यभट्ट है ये भारत की पहली सैटेलाइट तो है, पर जो प्रक्षेपण यान है, जो रॉकेट है, ये सोवियत संघ का था। और तीसरी सैटेलाइट है एप्पल, ये 19 जून 1981 को भेजी गई। ये प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। तो 3 प्रकार की सैटेलाइट हमने पढ़ी। 1975 में भारत की पहली सैटेलाइट भेजी गई, उसका नाम है आर्यभट्ट। पर जो इसका रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है, ये सोवियत संघ का था, तो सोवियत संघ की सहायता से हमने इसे अंतरिक्ष में भेजा। पर जो दूसरा सैटेलाइट है ये भारत की ही है, और जो रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है, वो भी भारत में ही निर्मित है। तो 1980 में वो है रोहिणी उपग्रह। और तीसरा जो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है वो 1980, उसके 1 साल बाद 1981 में एप्पल उपग्रह, ये प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। तो 3 उपग्रह हमने पढ़ लिए, ये अंतरिक्ष में भेजे गए भारत के पहले उपग्रह हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसरो के केंद्र और इकाइयाँ, यानी कि इसरो के द्वारा जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, उनके केंद्र कहाँ पर है। तो वो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए ये अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, उसका मुख्यालय पूछा जाता है। तो देख लेते हैं एक करके, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र,
यहाँ से भी इसरो के द्वारा उपग्रह लॉन्च किया जाता है। तो ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, याद रखेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। दूसरा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ से तो मैक्सिमम सैटेलाइट लॉन्च की जाती है भारत की इसरो के द्वारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये कहाँ पर है? ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तीसरा केंद्र है इसरो उपग्रह केंद्र। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर, कर्नाटक में है। तो जो इसरो उपग्रह केंद्र है, यहाँ पर जो भारत सैटेलाइट भेजता है ना इसरो, तो उसके जो डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं यहाँ पर, उसका निर्माण संबंधी कार्य यहीं पर किया जाता है इसरो उपग्रह केंद्र में, जो कि बेंगलोर में है। उसके बाद है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। ये कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद, गुजरात में है। यहाँ पर भी जो सैटेलाइट हैं उनके निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं। उसके बाद अगला केंद्र है राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र। ये कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। और इसी की सहायता के लिए एक और केंद्र बनाया गया है, भारतीय दूर संवेदी संस्थान। ये देहरादून में है। तो ये आपको सभी केंद्र पता होने चाहिए ये कहाँ पर है। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में इससे बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, सभी केंद्र आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसरो द्वारा जो निर्मित प्रक्षेपण यान है वो अब हम देख लेते हैं। प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट, जिसकी सहायता से जो उपग्रह हैं उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से प्रक्षेपण यान हैं इसरो द्वारा निर्मित? तो पहला है SLV-3, दूसरा है ASLV, तीसरा है PSLV और चौथा है GSLV। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें से अभी वर्तमान में देखा जाए तो PSLV और GSLV यही दो कार्यरत हैं, बाकी जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, मतलब कि उनका भी अपडेट वर्जन है। अब जो ये SLV है और ASLV है, इनसे काम तो नहीं लिया जाता, बल्कि अब जो PSLV है और GSLV है इन्हीं से काम लिया जाता है, पर हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं SLV-3। तो जो ये प्रक्षेपण यान है, पहले तो देखते हैं SLV की फुल फॉर्म क्या है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था, मतलब कि भारत ने सबसे पहले इसी को बनाया था, SLV-3 को। और यह साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था, जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। मतलब कि जो कम भार वाले उपग्रह थे उनको ये स्थापित कर सकता था। तो इसरो के द्वारा सबसे पहले यही प्रक्षेपण यान बनाया गया था, और इसी प्रक्षेपण यान की सहायता से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था। हमने पढ़ा था ना कि जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, वो तो रूस के प्रक्षेपण यान से भेजा गया था, और जो रोहिणी उपग्रह था उसे इसरो ने अपने प्रक्षेपण यान से भेजा था। तो यही वाला SLV-3 इसी प्रक्षेपण यान के द्वारा रोहिणी उपग्रह को भेजा गया था। तो हमने क्या पढ़ा कि SLV की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये भारत का पहला प्रक्षेपण यान था, और इसी के द्वारा रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कार्यरत नहीं है, पर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं ASLV। तो उसी का एडवांस वर्जन है SLV का, ASLV। इसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। तो जो हमने SLV पढ़ा था वो 40 ग्राम के भार वर्ग के उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए उसे बनाया गया था, पर जो ASLV है ये 100 से लेकर 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। तो ये SLV का ही एडवांस वर्जन था, पर अब ये कार्यरत नहीं है। फिर इसका एडवांस वर्जन बनाया गया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये कार्यरत है। इसी के द्वारा मैक्सिमम जो हमारे सैटेलाइट हैं वो भेजे जाते हैं। तो PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इस प्रक्षेपण यान की सहायता से 1200 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक भू स्थिर कक्षा में भेजा जा सकता है। तो जो हमारे मैक्सिमम सैटेलाइट हैं वो आपने सुने होंगे PSLV और GSLV, ज़्यादातर PSLV की सहायता से भेजे जाते हैं। तो जो भारत का चंद्रयान-1 मिशन था ये भी इसी प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया था, PSLV। इसी ग्रुप के प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया था। PSLV XL C11 ये इस प्रक्षेपण यान का नाम था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। और जो मंगलयान है वो भी PSLV के द्वारा ही भेजा गया था, PSLV XL C25 इस प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया। अभी हम आगे चंद्रयान-1 और मंगलयान के बारे में पढ़ेंगे, पर अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो PSLV प्रक्षेपण यान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की सहायता से हमारे मैक्सिमम सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा SLV,
उसके बाद पढ़ा ASLV, ये अभी कार्यरत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा PSLV, और PSLV के बाद देखते हैं GSLV। तो GSLV की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इस प्रक्षेपण यान के माध्यम से मध्यम भार वाले और भारी भरकम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो जो भारी भरकम उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उन्हें GSLV के द्वारा ही भेजा जाता है। इसी के ग्रुप में GSLV Mk2 प्रक्षेपण यान आता है और GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान आता है। तो जो GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान है, इसके द्वारा जो भारी भरकम उपग्रह होते हैं ना, उनको भेजा जाता है। तो इसीलिए इसे बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से रॉकेट को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, तो GSLV Mk3 ये GSLV ग्रुप का ही रॉकेट है। तो जो GSLV Mk2 है, ये जो मध्यम भार वाले उपग्रह होते हैं उनको ले जाता है, पर जो GSLV Mk3 है, ये भारी भरकम जो उपग्रह होते हैं उनको अंतरिक्ष में लेकर जाता है। इसीलिए इसे बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसरो के सभी प्रमुख, यानी कि अब तक जो इसरो के अध्यक्ष बने हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, उनकी उपलब्धियां भी देख लेते हैं। तो इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं विक्रम साराभाई। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1972 तक का रहा, 3 साल का, और ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहलाते हैं। याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। तो इनके बाद MGK मेनन, इन्हें इसरो का अध्यक्ष बनाया गया 1972 में, और इनका कार्यकाल बहुत ही कम रहा, 9 महीने का कार्यकाल रहा मात्र इनका, MGK मेनन का। और इसके बाद सतीश धवन को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया, और इनका लंबा कार्यकाल रहा, 1972 से लेकर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। और इन्हीं के कार्यकाल में इनसेट प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इनसेट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट, तो सतीश धवन के कार्यकाल के दौरान ही इनसेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो एक प्रकार का सैटेलाइट सिस्टम है, जिससे इसरो द्वारा सैटेलाइट से मौसम का अनुमान, दूरसंचार और बॉर्डर पर हो रही हलचल। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने UR राव, 1984 से लेकर 1994 तक 10 सालों तक ये अध्यक्ष बने, और इन्हीं की अध्यक्षता में GSLV और PSLV, जो भी हमने पीछे प्रक्षेपण यान पढ़े थे ना, उनका विकास किया गया। इन्हीं की अध्यक्षता में, UR राव की अध्यक्षता में किया गया। GSLV और PSLV प्रक्षेपण यान का विकास इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने K कस्तूरीरंगन। ये 1994 से लेकर 2003 तक इसरो के प्रमुख बने रहे, और इन्हीं की अध्यक्षता में IRS सैटेलाइट का विकास किया गया। IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इनका विकास किया गया। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने G माधवन नायर। ये 2003 से लेकर 2009 तक इसरो के अध्यक्ष बने रहे, और इनके कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया गया, चंद्रयान-1। तो जो चंद्रयान-1 मिशन था, ये किनके कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया? G माधवन नायर के कार्यकाल के दौरान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला कार्यकाल है K राधाकृष्णन का। ये 2009 से लेकर 2014 तक इसरो के प्रमुख बने रहे, और इनके कार्यकाल के दौरान IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन यानी कि जो लोकेशन वगैरह बताती है, IRNSS, और दूसरा मंगलयान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मंगलयान मिशन है, ये K राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान-1 हमने पढ़ा, वो G माधवन नायर के दौरान किया गया था, और जो मंगलयान है, ये K राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान इसे सफल बनाया गया, मंगलयान को। उसके बाद अगले अध्यक्ष हैं शैलेश नायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसरो के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है, शैलेश नायक का, सिर्फ 11 दिन का कार्यकाल, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसरो के प्रमुख में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो शैलेश नायक का रहा है, सिर्फ 11 दिन। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने AS किरण कुमार। ये 2015 से लेकर 2018 तक इसरो के अध्यक्ष बने रहे, और उनके कार्यकाल में GSLV Mk3, अभी हमने पीछे पढ़ा ना बाहुबली रॉकेट के बारे में, तो इसका विकास इन्हीं के कार्यकाल के दौरान किया गया। किनके कार्यकाल के दौरान? AS किरण कुमार के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने K सिवान। ये 2018 से लेकर 2022 तक इसरो के अध्यक्ष बने रहे, और इनकी अध्यक्षता के दौरान चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया? K सिवान की अध्यक्षता के दौरान। और वर्तमान में देखा जाए तो इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, और इनका कार्यकाल अभी चल रहा है। ये भी 2022 में ही नियुक्त किए गए हैं, S सोमनाथ, याद रखिएगा। तो हमने
इसरो के 11 अध्यक्षों के बारे में पढ़ा, जो हमने 1969 से लेकर अभी तक 2022 तक जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में पढ़ लिया, और जो उनकी उपलब्धियां रही हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं वो भी हमने देख ली। तो ये आपको याद होना चाहिए, एक ही स्लाइड में इसीलिए मैंने कवर कर दिया, इसे बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम जो इसरो के मिशन हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान मिशन। तो चंद्रयान मिशन में देखते हैं चंद्रयान 1। तो जो चंद्रयान 1 है ये चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है। और ये कब प्रक्षेपित किया गया, ये कब लॉन्च किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008। ये तारीख याद रखेगा, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, बहुत बार रिपीट हुआ था ये प्रश्न, और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। और कहाँ से ये भेजा गया, मतलब कि कहाँ से लॉन्च किया गया मिशन? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, यह है कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहीं से ये लॉन्च किया गया। और कौन से अंतरिक्ष यान से, यानी कि कौन से प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया? तो PSLV XL C11 से ये लॉन्च किया गया। ये रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा, ये रॉकेट का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, PSLV XL C11। उसके बाद ये देखते हैं कि जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पीछे देखा था जी माधवन नायर, ये उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। और चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो चंद्रयान 1 था इसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो चंद्रयान 1 है ये भारत का पहला चंद्रयान मिशन था। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। और चौथी चीज़ हमने पढ़ी कि कौन से रॉकेट से, PSLV XL C11 से इसे लॉन्च किया गया। पांचवी चीज़ हमने पढ़ी कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, जी माधवन नायर। और छठी चीज़ हमने पढ़ी कि इसकी उपलब्धि क्या थी, तो इसने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। तो इतनी चीज़ें हमें चंद्रयान 1 से याद होनी चाहिए। तो चंद्रयान 1 हमने पढ़ लिया। चंद्रयान 2 में क्या है? तो जो चंद्रयान 2 है ये भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। ये तारीख भी याद रखिएगा, 22 जुलाई 2019। और जो चंद्रयान 2 है इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही किया गया, जहां से चंद्रयान 1 का लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 चीज़ें शामिल हैं। क्या क्या? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। और लैंडर और रोवर का नाम भी याद रखेगा, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो ये नीचे आप देख रहे हैं, यह है ऑर्बिटर जो कि चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। एक है लैंडर जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, और रोवर जो कि रोबोट है जिसे चंद्रमा की सतह पर उतारा जाना था। तो ये 3 चीज़ें शामिल थी चंद्रयान 2 मिशन में, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। और लैंडर और रोवर का नाम जरूर याद रखेगा, लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और जो चंद्रयान 2 है इसका भार कितना था, ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो जो चंद्रयान 2 है इसका भार था 3850 किलोग्राम, इसका भार था। और जो चंद्रयान 2 है इसका प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो वही जो बाहुबली रॉकेट हमने पढ़ा था, GSLV MK3 M1, ये रॉकेट का नाम था। तो इतनी चीज़ें हमें चंद्रयान 2 से याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है कि 22 जुलाई 2019 को ये मिशन लॉन्च किया गया। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया गया। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी, इसमें क्या क्या शामिल है? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और चंद्रयान 2 का भार कितना है? 3850 किलोग्राम। और प्रक्षेपण यान कौन सा था? GSLV MK3 M1। तो चंद्रयान के बाद देखते हैं मंगलयान। तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भी लॉन्च किया गया। और रॉकेट कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है, रॉकेट का नाम बहुत बार पूछा गया है। तो PSLV XL C25, इस रॉकेट के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया। कौन से? PSLV XL C25। और 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया। तो भारत ऐसा पहला देश बन गया जो कि मंगल पर अपने पहले ही प्रयास में सफल रहा। और इसी के साथ भारत मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह कारनामा कर दिया था। उसके बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया। ये 3 पहले थे। और एशिया में देखा जाए
तो एशिया में भारत पहला देश बन गया। इससे पहले एशिया में कोई भी मंगल पर सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया था। भारत एशिया में पहला देश बन गया और दुनिया में देखा जाए तो ऐसा चौथा देश बन गया जो कि मंगल पर पहुंचा था। तो ये तो मंगलयान 1 था। अभी मंगलयान 2 पर भी काम चल रहा है। मंगलयान 2 भारत के मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा मंगल ग्रह के लिए मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यानी कि मंगलयान 2 को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 1 में हमने क्या पढ़ा कि 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम है PSLV XL C-25 और भारत चौथा देश बन गया पूरी दुनिया में और एशिया में पहला देश बन गया और पहले प्रयास में सफल होने वाला भी पहला देश बन गया जो कि मंगल पर पहले ही प्रयास में सफल रहा। तो ये हमने मंगलयान के बारे में पढ़ा। आगे हम देखते हैं गगनयान मिशन। तो जो गगनयान है ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन है और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन तीनों अभियानों में 2 मानव रहित तथा 1 मानव युक्त मिशन होगा। यानी कि जो गगनयान मिशन है इसके तहत 3 अंतरिक्ष अभियानों को भेजा जाएगा। पहले जो 2 अभियान होंगे वो मानव रहित होंगे, उसमें मानव नहीं जाएगा। पर जो तीसरा अभियान होगा वो मानव युक्त मिशन होगा जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। तो जो अंतरिक्ष यान होगा वो कौन सा होगा? GSLV MK3, वही जो हमने पढ़ा बाहुबली रॉकेट। GSLV MK3 द्वारा ये जो गगनयान मिशन है इसे सफल बनाया जाएगा और भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे और इस मिशन में पहले व्योमित्र नामक रोबोट को भेजा जाएगा। तो हमने देखा ना कि इस मिशन के तहत पहले 3 अंतरिक्ष अभियान भेजे जाएंगे जिसमें से 2 मानव रहित होंगे। तो जो 2 मानव रहित होंगे वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। उसमें एक रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम होगा व्योमित्र। पहले जानवर भेजे जाते थे ना, पर इसरो इस बार क्या करेगा? रोबोट को भेजेगा। उसी से जो टेस्टिंग की जाएगी उसी रोबोट पर की जाएगी। उसका नाम है व्योमित्र। ये इंपॉर्टेंट है, रोबोट का नाम याद रखिएगा, व्योमित्र। और केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने यह जानकारी साझा की है कि जो मानव युक्त मिशन है वो 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। पहले इसकी तारीख थी 2022, पर कोविड के कारण बहुत डिले हो गया। इसीलिए केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने कहा है कि 2023 तक जो मानव युक्त मिशन है उसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यह है गगनयान मिशन। उसके बाद देखते हैं आदित्य L1 मिशन। तो ये सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। तो भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 साल 2022 के अक्टूबर-नवंबर महीने में इसके लॉन्च होने की संभावना है। कब तक? अक्टूबर और नवंबर महीने तक। और जो आदित्य L1 मिशन है ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंगेरियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा ताकि बिना किसी बाधा या ग्रहण के निरंतर सूर्य का प्रक्षेपण किया जा सके। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत का सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन है? आदित्य L1 मिशन है, याद रखेगा। और सूर्य के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो भारत का सूर्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन है? आदित्य L1 मिशन है। उसके बाद आखिरी मिशन देखते हैं। तो ये नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। इसका नाम है निसार और ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो अगले वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। तो निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये दोनों का संयुक्त मिशन है। निसार में जो NI है ये तो नासा और इसरो है, तो जो सार है इसकी फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसका उपयोग नासा द्वारा पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाएगा। तो जो ये सैटेलाइट है, ये जो मिशन है, इसका लक्ष्य क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों की निगरानी करना, संभावित ज्वालामुखी विस्फोटक के बारे में चेतावनी देना, भूजल आपूर्ति की निगरानी में मदद करना और बर्फ की चादरों के पिघलने की दर की निगरानी करना। तो ये इस मिशन का लक्ष्य है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नासा और इसरो का संयुक्त मिशन कौन सा है? तो इसका नाम है निसार और ये वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर